हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग करने वाले हैं पर्यावरण के 100 टॉप क्वेश्चन। और मैंने इन क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में नहीं लिया है, केवल इनका क्वेश्चन और जस्ट इसका आंसर लिया है। एमसीक्यू में होता क्या है कि उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और आप चारों को पढ़ते हैं, फिर उसका सही बताते हैं, तो उसमें आपको माइंड में वो 3 ऑप्शन भी घूमते रहते हैं और आप कन्फ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चन लिया है और उसको सीधे ऑप्शन बता दिया। इसमें सीधा आपको ध्यान रहेगा कि इसका आंसर ए है। इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे और आपको अच्छे से याद रहेगा। और इसमें मैंने 100 टॉप क्वेश्चन लिए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैंने नेट के द्वारा गूगल से इसको निकाले हैं, अलग अलग पेपरों से निकाले हैं, अलग अलग बुक से इकट्ठे करके मैंने नोट्स बनाए हैं। और इनको आप हल्के मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन यही आते हैं और आप कन्फ्यूज रहते हैं। इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ठीक है, मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं और इनको आप अच्छे से देख लेना और नोट्स बना लेना। पर्यावरण में इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे और मैं पर्यावरण कम से कम 1000 क्वेश्चन की सीरीज रखूँगा। ठीक है, तो कल मैं 50 क्वेश्चन करा चुका था और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको मेरे चैनल पे देख लेना। और आज हम 51 से 151 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है। कौन सा देश है? वो है अपना भूटान। जो कार्बन नेगेटिव देश है भूटान को माना जाता है। और जुगाली मतलब रौथाना करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है। जुगाली मतलब पशु जब रौथाते हैं, बैठे रहते हैं और वो मुँह चलाते रहते हैं, उसको रौथाना बोलते हैं। तो उससे जो ग्रीन हाउस गैस का मतलब निकलती है, निस्सरण होता है, वह है मीथेन गैस। ओजोन परत स्थित है। तो ओजोन परत जो है अपनी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में है। ध्यान रखना, ओजोन परत कहाँ पे है? समताप मंडल पर, स्ट्रेटोस्फियर पर। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए उत्तरदायी है अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखना, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा? ओजोन परत के द्वारा। और इसी के कारण इसमें छिद्र होता है। ध्यान रखना कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है ओजोन परत के द्वारा। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल तो ये है अपना मध्य प्रदेश में। अब क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। मतलब जितना भी उस राज्य का क्षेत्रफल है तो उसका अधिकतम क्षेत्र है उसमें वन है। तो वो कौन सा है? अपना मिजोरम। उसमें है जो 90% भूमि पर वन पाए जाते हैं। ध्यान रखना। और अपनी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित किससे है? तो ये अपना ओजोन परत से संबंधित है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। अति सघन मतलब बहुत ज़्यादा घनी सटके वनों का क्षेत्र, तो ये है अपना अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वाले राज्य हैं। तो मैंग्रोव वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पश्चिम बंगाल और गुजरात में पाई जाती है। गोवा का चौराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित है। किसके लिए? मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र के रूप में। किसके लिए? मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र के रूप में गोवा का चौराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित है। भारत में कौन सा अधिनियम वन जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो वह है अपना अधिनियम 1972। ध्यान रखना, इसको पर भी नहीं होना कि भारत में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो वह है अधिनियम 1972। अब वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो वह है जायंट पांडा। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो वो है जायंट पांडा। प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो प्रतिवर्ष वन्य जीव
दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, वो किस तारीख को? तो वो है 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाएगा। पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, ठीक है, मतलब उनके पद चिन्हों से उनकी जनसंख्या का पता लगाने, है ना। अब पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किसे कहा जाता है या कहा जाता है? तो यह है अमेजन के वर्षा वनों को। जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा है वो अमेजन के वर्षा वनों को कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया था? तो ये किया गया था 1973 को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 को। अब भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1936 में उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में है। और मानस जीवमंडल रिजर्व कहाँ पे है? तो ये अपना असम में है। मानस जीवमंडल रिजर्व कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास स्थल कहाँ पे है? तो यह है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर की श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर की श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। अब जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो वो गुजरात में है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। अब जीवाश्म ईंधन होता है कौन सा? जो अनवीकरणीय संसाधन होता है, तो वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। मतलब जिसे अपन दोबारा पैदा नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते, वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, तो उन्हीं को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। और नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति हो गई, जल हो गया, कृषि हो गया, जलीय जीव हो गए। प्राकृतिक वनस्पति में पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियाँ वगैरह हैं, इनको अपन दोबारा उगा सकते हैं। वन नष्ट हो जाए तो पानी हमेशा बरसता रहता है, समुद्र में आकाश बहुत सारा है। कृषि को अपन हर साल करते हैं, करते रहेंगे। और जलीय जीव है तो उनको भी अपन पालने लगे हैं। तो ये सब नवीकरणीय संसाधन है ना। अब पृथ्वी की सतह का ठोस भाग कहलाता है, पृथ्वी की सतह का ठोस भाग कहलाता है स्थलमंडल। और सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से मिल सकती है? तो वो है सूर्य, क्योंकि सूर्य कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। अब पृथ्वी का कितना भाग समुद्र से घिरा है? तो पृथ्वी का जो 71% भाग है जो समुद्र से घिरा हुआ है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कितना भाग समुद्र से घिरा है? तो 71% घिरा है, 71% है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो भी मतलब अपने उसमें गर्मी हो रही है, तो इसका कारण क्या है? तो वो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वन महोत्सव मनाया जाता है, तो वन महोत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष फरवरी एवं जुलाई में। ध्यान रखना कि प्रतिवर्ष फरवरी एवं जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। अब संसाधनों का अति दोहन चेतावनी है, मतलब संसाधनों का अपन ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बेमतलब का खर्च कर रहे हैं, तो वो है वन्य जीवों को। क्योंकि अपन संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो वन्य जीवों के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, और उनके लिए यह चेतावनी है, ठीक है। अब ये अपना सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी कहाँ पे है? तो ये अपना है पांडिचेरी में। सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी कहाँ पे है? पांडिचेरी में। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? ये अपना 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष, ठीक है। किसी प्राकृतिक संसाधन का नवीनीकरण होता है,
किसी प्राकृतिक संसाधन का नवीकरणीय होता है प्राकृतिक चक्र द्वारा, ठीक है। ओजोन छिद्र पाया जाता है कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन छिद्र पाया जाता है अंटार्कटिका में, ध्यान रखना। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है, किससे? यूवी किरणों से। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट किरणों से, जिससे त्वचा का कैंसर भी होता है, उससे सुरक्षा करती है ओजोन परत हमारी, है ना। अब पक्षियों में डीडीटी के प्रभाव से विकास नहीं होता, किसका? अंडों का पूर्ण विकास नहीं होता। जो डीडीटी के प्रभाव से क्या होता है, पक्षियों के जो अंडा होते हैं उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता, सही तरीके से नहीं हो पाता। अब भोपाल का जो गैस त्रासदी थी वो कब हुई? तो वो हुई थी 1984 में। और एक कौन सी गैस थी उसमें? मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी, ध्यान रखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी। और ये 3 और 4 सितंबर को हुई थी, ध्यान रखना, 3 और 4 सितंबर की रात को। तो भारत में पाया जाने वाला अकेला कपी कौन सा है? तो वो है हॉलॉक गिब्बन, ध्यान रखना। भारत में पाया जाने वाला अकेला कपी हॉलॉक गिब्बन है। अब वायु एक मिश्रण है और जल एक यौगिक है, ध्यान रखना। वायु मिश्रण है और जल एक यौगिक है। अब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, कौन सी? ध्यान रखना इसको, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78, मतलब 78%। ऑक्सीजन है मतलब 21%, मतलब 21%। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाई जाती है 0.03%, है ना। इसको आप ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब जल स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, तो जल स्वतंत्र रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जल ठोस में मतलब बर्फ में, द्रव मतलब भाप में, और गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ध्यान रखना कि जल स्वतंत्र रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण। औद्योगिकरण का जो भी कचरा पानी निकलता है वो नदी को नालों में बहा दिया जाता है। वैसे ही जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और आदमियों का जो भी मलमूत्र होता है वो भी नालियों के द्वारा सीधे नदियों में और समुद्र में चला जाता है। नगरीकरण वही है। तो जल प्रदूषण के 3 प्रमुख कारण हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और एरोसॉल है, क्या है? तो ये तीनों वायु प्रदूषक हैं। कौन कौन से? एक तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल वाष्प हो गया और एरोसॉल, ये तीनों वायु प्रदूषक हैं, ठीक है। अब भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो जो भारत में मरुस्थल की राजधानी वो है जैसलमेर। जैसलमेर यह कहाँ पे है? राजस्थान में है, ध्यान रखना। ये जो भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो वह जैसलमेर, और जैसलमेर राजस्थान में है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो हमेशा एग्जाम में आता ही रहता है और बहुत ईजी भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह परिभाषा अरस्तु जी ने दी थी, अरस्तु ने कहा था, ठीक है। अब शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध है वो बाल विवाह से है, ठीक है। अब सरकारी एवं निजी कंपनियों में धूम्रपान पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो यह लगाया गया था गांधी जयंती, मतलब 2 अक्टूबर 2008 में, ध्यान रखना। आपको ध्यान हो जाएगा कि 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती। सन बस याद रखना कि 2008 में सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो मनुष्य उपभोक्ता है, ध्यान रखना। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता है। अब जीव कारक कौन कौन से हैं? तो सभी सजीव जो दूसरों को प्रभावित करते हैं वे सभी जीव कारक कहलाते हैं, है ना। अब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को टूटकर सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? जो चट्टानें होती हैं इनके बड़े बड़े टुकड़े नीचे किसी चट्टान से लुढ़कते 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 छोटे छोटे कणों में हो जाते हैं, और फिर नीचे लुढ़कते हैं तो छोटे छोटे वो रेत में पतली बारू के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो उन्हें अपन अपक्षमन कहते हैं। क्या? अपक्षमन कहते हैं, है ना।
अब एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। क्या? स्वपारिस्थितिकी। अब पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को क्या कहते हैं? तो इसे मृदीप कहते हैं, मृदीय कहते हैं, मृदीय। अब हरे पौधे प्रकृति में होते हैं क्या? उत्पादक होते हैं। हरे पौधे जो होते हैं प्रकृति में उत्पादक होते हैं। अब जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? अब जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को कहते हैं पिलवक कहते हैं। क्या? पिलवक। ध्यान रखना। वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है तो सीधा होता है हमेशा। ध्यान रखना कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और ऊर्जा का पिरामिड सदैव वो भी सीधा होता है। ध्यान रखना है, ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है जो वो सूर्य का प्रकाश है। ध्यान रखना। अब घास के मैदान में खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं कौन से? वो होते हैं मांसाहारी। जो घास के मैदान में खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। ध्यान रखना। अब घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड होगा। जो घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड कैसा होगा? वो उल्टा होगा। ध्यान रखना। यदि वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होंगे कौन से? प्राथमिक उत्पादक। ध्यान रखना कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से होंगे? प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादन में यही पेड़ पौधे वगैरह आते हैं ना, क्योंकि पेड़ पौधे ही तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर वही निकल जाएगी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित प्राथमिक उत्पादक ही होगी। ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है इसको समझिए आप। जैसे घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो सबसे पहले घास। अब घास को कौन खाता है? घास को टिड्डे खाते हैं। घास को टिड्डे खाते हैं और टिड्डे को कौन खाता है? मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाएगा? सर्प खाता है। अब सर्प को कौन खाता है? बाज खाता है। तो यह घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ध्यान रखना, घास को खाते टिड्डे, टिड्डे को खाएगा मेढक और मेढक को खाएगा सर्प और सर्प को खाता है बाज। तो ये अपना घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र है। अब खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होते हैं कौन से? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होते हैं प्राथमिक उत्पादक। अब पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है किसकी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है पारिस्थितिक तंत्र में। ध्यान रखना। अब खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? पहले उत्पादक होंगे, फिर उपभोक्ता होंगे, फिर अपघटक होंगे। उत्पादक को उपभोक्ता खाएगा और उपभोक्ता का जो रहेगा उसे अपघटक होंगे, है ना। अब अपघटक क्या होते हैं? तो वो होते हैं जीवाणु व कवक होते हैं। ध्यान रखना, जीवाणु व कवक होते हैं अपघटक। अब पादप पिलवक होते हैं कौन से? स्वपोषी होते हैं। तो पादप पिलवक होते हैं या स्वयं पर ही निर्भर होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, उसे स्वयं पोषी बोलते हैं। अब खाद्य श्रृंखला में नेफेंथीस। अब नेफेंथीस क्या होता है? कीट भक्षी पौधा होता है जो कीड़े मकोड़ों को अपने पत्तों के द्वारा जकड़ लेता है और उनका भक्षण कर लेता है, तो उसे अपन नेफेंथीस बोलते हैं। तो यह उत्पादक भी है और द्वितीय उपभोक्ता भी है। ध्यान रखना कि जो नेफेंथीस पौधा होता है, कीट भक्षी पौधा है वो, तो वो प्राथमिक उत्पादक भी है और द्वितीय उपभोक्ता भी है। ध्यान रखना। अब पारिस्थितिक से में होता है क्या होता है? ऊर्जा का लाभ होता है तथा खनिजों की हानि होती है। जो पारिस्थितिक में होता है वो ऊर्जा का लाभ होता है तथा खनिजों की हानि होती है। अब भोजन के 7 अवयव हैं। पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि भोजन के कितने अवयव होते हैं? तो भोजन के 7 अवयव होते हैं। अब उस 7 अवयव कौन कौन से हैं? तो वो है अपना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल एवं मोटा चारा।
तो ये सभी भोजन के 7 अवयव होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है कि भोजन के कितने अवयव हैं, तो वो 7 होते हैं। अब 7 के नाम, तो वो हो गया अपना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल एवं मोटा चारा। ठीक है। अब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का क्रम होता है, तो वो होगा प्रकाश, प्रकाश से ताप मिलेगा, ताप से रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है। तथा ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, ध्यान रखना। चलिए आगे। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का कितना भाग बनाते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे हम रोटी ब्रेड वगैरह के रूप में लेते हैं, आलू के रूप में, है ना, तो ये हमारे शरीर का कितना भाग बनाते हैं? तो ये लगभग 1% भाग बनाते हैं हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट। अब विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो यह किया था कैसिमिर फुंक ने। ध्यान रखना नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था कैसिमिर फुंक ने। अब आलू अदरक क्या होते हैं? जो अपना आलू और अदरक है, तो आलू अदरक है पौधे का तना होते हैं, ध्यान रखना। और आलू से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में, जिससे अपनी भूख शांत होती है ना। जैसे अपन उपवास वगैरह में आलू का यूज करते हैं, तो उससे भूख शांत होती है। अब पेड़ पौधों का भोजन कहाँ पे बनता है? तो पेड़ पौधों का जो भोजन है वो पत्तियों में बनता है। कहाँ पर? पत्तियों में। अब प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो दूध होता है। अब जलीय पौधे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, कहाँ से? जल से। सीधी सी बात है कि अगर जलीय पौधा है तो वो जल से ही CO2 लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, है ना। अब नागार्जुन जी हैं विज्ञान की किस